आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज, आपके साथ मैं हूं चित्रा त्रिपाठी। 2014 के चुनावी संग्राम में बीजेपी का एक ही लक्ष्य है, किसी भी तरह से मिशन 272 प्लस पूरा हो जाए और मोदी दिल्ली के सत्ता पर काबिज हो जाएं। इसीलिए गठबंधन का विस्तार कर रही है बीजेपी। मोदी के धुर विरोधी एलजेपी अध्यक्ष रामविलास पासवान एनडीए का हिस्सा हो गए। आंध्र प्रदेश में कांग्रेस की पुरंदेश्वरी देवी को पार्टी में जगह दे दी गई। वहीं महाराष्ट्र में राज ठाकरे से दोस्ती की नई इबारत लिखी जा रही है। लेकिन एनडीए को मजबूत करने के इसी फेर में कहीं बीजेपी ने पुराने दोस्तों को नजरअंदाज करना शुरू तो नहीं कर दिया है। गठबंधन की इसी कवायद पर उद्धव ने सामना में अपने लेख के जरिए बड़े सवाल खड़े कर दिए हैं। उन्होंने बीजेपी पर मौका परस्त होने का गंभीर आरोप लगाया है। उद्धव ठाकरे ने यह भी कह दिया है कि बीजेपी 2 दिन में साफ करके बताए कि महाराष्ट्र की सियासत में किसकी चलेगी। ऐसे में बीच बहस का बड़ा सवाल तो यही है कि शिवसेना को बीजेपी की नीयत पर शक क्यों होने लगा है। क्या बीजेपी सहयोगियों से दादागिरी करने लगी है? राजनीति में कोई साधु संत नहीं बचा है, हर कोई संधि साधु यानी मौका परस्त हो गया है। आजकल मौका परस्त लोग सत्ता के लिए दुश्मनों से लड़ने की बजाय अपने ही सिर पर डंडे मार रहे हैं। ये शिवसेना प्रमुख उद्धव ठाकरे के बोल हैं। अब सवाल ये है कि उद्धव किसे मौका परस्त और किसे अपने ही सिर पर डंडे मारने वाला बता रहे हैं। क्या उद्धव का इशारा बीजेपी की तरफ है? जी हां, उद्धव ने ये तीखी नाराजगी बीजेपी के लिए ही जाहिर की है। अपने मुखपत्र सामना में लेख के जरिए उद्धव ने दूसरे राज्यों में बीजेपी के नए साथियों को जोड़ने के अभियान पर भी सवाल खड़े किए हैं। बिहार में रामविलास पासवान को साथ ले लिया तो स्थानीय नेता नाराज हो गए। बिना कुलदीप बिश्नोई को भरोसे में लिए ओम प्रकाश चौटाला से बात कर ली गई। टीडीपी से बात किए बिना केंद्र सरकार में मंत्री रही एनटी रामाराव की बेटी पुरंदेश्वरी देवी को बीजेपी में शामिल कर लिया गया। ऐसा ही ड्रामा महाराष्ट्र में भी हुआ। उद्धव के इस व्यंग बाढ़ की वजह साफ है, उद्धव बीजेपी से राज की नजदीकियां पचा नहीं पा रहे हैं। उद्धव को लगने लगा है कि सत्ता पाने के चक्कर में बीजेपी पुराने दोस्तों से दगा करने लगी है। इसी पर उद्धव ने बीजेपी को आगे चिताया कि बीजेपी को दिल्ली की सत्ता चाहिए और मोदी को पीएम बनना है तो उन्हें स्वयं विश्वास पैदा करना होगा। विश्वास दिए बिना विश्वास नहीं मिलता। शिवसेना खुद की लड़ाई लड़ने में समर्थ है। भारतीय जनता पक्ष के बाकी जो अलग अलग राज्यों में जो भी मित्र पक्ष थे उनके साथ किया हुआ बर्ताव वो मैंने सबके सामने रखा है और मैंने यही अपेक्षा की है कि वैसा वो जो अनुभव है हमारे भाग्य में ना आए तो अच्छा है। हाल ही में राज जब बीजेपी के करीब आए तो शिवसेना प्रमुख ने आनंद फानन शिवसेना भवन में आला नेताओं की बैठक बुला ली। कयास लगाए जाने लगे कि गठबंधन तोड़ने पर उद्धव बड़ा फैसला ले सकते हैं। लेकिन उस वक्त मोदी, राजनाथ, राजू प्रताप रूडी के समझाने पर उद्धव मान गए थे। हालांकि खटास दूर नहीं हुई थी, मगर आज जिस तरह से शिवसेना ने साफ करने की कोशिश की कि शिवसेना खुद की लड़ाई लड़ने में सक्षम है, उससे ये सवाल और बड़ा हो गया है कि क्या शिवसेना एनडीए का दामन छोड़ सकती है या फिर शिवसेना राज को लेकर सिर्फ दबाव की राजनीति कर रही है ताकि बीजेपी बैकफुट पर आ जाए और राज से किसी भी तरह का रिश्ता न रखे। कुल मिलाकर एक लाइन इस पूरे घटनाक्रम पर सटीक बैठती है कि सियासत में कुछ भी संभव है। यहाँ कब पुराने दोस्त दुश्मन और कब दुश्मन नए दोस्त बन जाएं, कहा नहीं जा सकता। अभिषेक शर्मा, मुंबई, इंडिया न्यूज। अब सवाल बीजेपी के ऊपर यह खड़ा हो रहा है कि कहीं एनडीए का कुनबा बढ़ाने के लिए और नरेंद्र मोदी को 7 आरसीआर पहुंचाने के लिए मौका परस्ती की राजनीति पर बीजेपी आमादा तो नहीं हो गई। 2 खास मेहमान इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं, उनका परिचय आपसे हम करा देते हैं। दोपहर सामना के संपादक और शिवसेना के नेता इस वक्त प्रेम शुक्ला जी हमारे साथ मौजूद हैं और इसके अलावा कांग्रेस पार्टी के नेता जयवीर शेरगिल हमारे साथ जुड़ चुके हैं। बीजेपी के नेता शायना एनसी अब से कुछ ही देर के बाद हमसे जुड़ेंगी, जिनसे हम इन सवालों का जवाब लेंगे। लेकिन उसके पहले आपको दिखाते हैं कि सामना में आज उद्धव ठाकरे ने कैसे सीधे सीधे बीजेपी पर सवाल खड़े कर दिए हैं। उन्होंने लिखा है कि राजनीति में कोई साधु संत नहीं बचा है, हर कोई संधि साधु यानी कि मौका परस्त हो गया है। आजकल मौका परस्त लोग सत्ता के लिए दुश्मनों से लड़ने की बजाय अपने ही सिर पर डंडे मार रहे हैं। बिहार में रामविलास पासवान को साथ ले लिया तो स्थानीय नेता नाराज हो गए।
बिना कुलदीप बिश्नोई को भरोसे में लिए हुए ओम प्रकाश चौटाला से बात कर ली गई। टीडीपी से बात किए बिना ही केंद्र सरकार में मंत्री रही एनटी रामाराव की बेटी पुरंदेश्वरी देवी को बीजेपी में शामिल कर लिया गया। और ऐसा ही ड्रामा महाराष्ट्र में भी हुआ है। हद तो यह है कि येदियुरप्पा को वापस लाने के लिए आडवाणी की नाराजगी को भी नजरअंदाज कर दिया गया। बीजेपी को दिल्ली की सत्ता चाहिए और मोदी को पीएम बनना है तो उन्हें स्वयं विश्वास पैदा करना होगा। विश्वास दिए मौका परस्ती का जो सारा क्रम है वो साफ सुथरा दिखाई दे रहा है और वो बारंबार जो है वो प्रकट किया जा रहा है जी। कुछ लोगों को लगता है कि भारतीय जनता पार्टी ये बहुत बड़ी राष्ट्रीय पार्टी हो गई है और जिन लोगों की कुर्बानियों के बूते, जिनके समर्थन के बूते, जिनकी ताकत के बूते भारतीय जनता पार्टी इस कद को प्राप्त हुई है, अब उनका महत्व उनके लिए उतना नहीं है। तो भारतीय जनता पार्टी को इस बात के लिए तैयार रहना चाहिए कि सारे लोग जो हैं वैचारिकता को त्याग कर उनकी तरह जो है मौका परस्ती की राजनीति को स्वीकार नहीं करने वाले। सवाल ये है कि बार बार शिवसेना को नजरअंदाज करके राज ठाकरे से दिया है। दोस्ती क्यों कर रही है बीजेपी? जिनकी कोई औकात नहीं है उसके पास यदि दौड़े जा रहे होंगे कुछ लोग जिनकी एक सीट जीतने की अभी तक स्थिति लोकसभा में नहीं बनी है, उनके लिए जिसने 1996 से लेकर 2014 तक बारंबार भारतीय जनता पार्टी से सत्ता में बिना किसी तरह की सौदाबाजी किए वैचारिक आधार पर समर्थन दिया है, यदि उसको नजरअंदाज करने के लिए कुछ सौदेबाज लोग, क्षुद्र किस्म के सौदेबाज लोग यदि सौदे कर रहे होंगे और भारतीय जनता पार्टी का नेतृत्व यदि आंखें मूंद रहा होगा तो भारतीय जनता पार्टी को आसन्न खतरे से आगाह करना गठबंधन धर्म होने के नाते आदरणीय उद्धव ठाकरे जी का धर्म बनता है। अब सवाल ये है कि क्या सिर्फ आसन्न खतरे से आगाह किया जा रहा है या फिर शिवसेना कोई बड़े कदम उठा सकती है अगर उसकी बात को नजरअंदाज किया जाता है? इसका जवाब प्रेम शुक्ला जी देंगे, लेकिन उसके पहले आपको दिखाते हैं सामना में इस लेख के तुरंत बाद बीजेपी के दो नेताओं को सामने आना पड़ा और उन्होंने अपने बयान में क्या कुछ कहा है वो सुनाते हैं आपको। मुझे लगता है शिवसेना के साथ का जो एक शिवसेना के मन में एक थोड़ी शंका पैदा हुई थी वो कब की खत्म हो गई। अब वो जब सामना में कोई आर्टिकल आता है तो आपके चैनल पर या किसी समाचार पत्र में जैसा आर्टिकल आता है वैसे ही हम उसको लेते हैं। उनको भी प्रेस फ्रीडम का देना चाहिए। एक बदलाव की आंधी है, बदलाव का तूफान है और वो लोग जो लोग की किन्हीं कारणों से हमसे अलग थे वो भी आज इस बात को महसूस करने लगे हैं। तमाम ऐसे लोग भी जिनको जो कि बीजेपी के साथ सोच भी नहीं सकते थे लोग कि वो आएंगे, वो भी दिखाई पड़ने लगे। तो इसलिए आज जो है सियासी सफर जो है वो सुशासन की तरफ जा रहा है और जो लोग सुशासन के संग्राम में भागीदार बनना चाहते हैं, हिस्सेदार बनना चाहते हैं, वो एनडीए के साथ आ रहे हैं। देश सुशासन की तरफ आगे बढ़ रहा है, ये बातें बीजेपी के नेताओं की ओर से कही जा रही हैं। एक छोटा सा जवाब आपसे मैं ले लेती हूं प्रेम शुक्ला जी, क्या सुशासन के खिलाफ है शिवसेना? बीजेपी तो यही कह रही है। जी, भारतीय जनता पार्टी को सुशासन का जो ये बल मिला जी वो शिवसेना के कारण मिला है। आज उसी संपादकीय में उस बात का जिक्र है कि शंकर सिंह वाघेला किस तरह से 1996 में आदरणीय शिवसेना प्रमुख के पास आए थे और भारतीय जनता पार्टी को खंडित कर शिवसेना में आकर वो गुजरात में भगवा ध्वज लहराना चाह रहे थे। यदि उस समय शिवसेना ने इस तरह की मौका परस्ती की होती, जिस तरह से कुछ क्षुद्र किस्म के लोग राज ठाकरे जैसे क्षुद्र किस्म के लोगों से बात करके मौका परस्ती कर रहे हैं, तो भारतीय जनता पार्टी के सुशासन के सबसे प्रतीक पुरुष उनका सूर्योदय नहीं हो पाता। इस सत्य से कोई इंकार नहीं करता। चलिए इसका जवाब हम ले लेते हैं बीजेपी की नेता शायना इनसे भी हमारे साथ जुड़ चुकी हैं। शायना, क्या बीजेपी मौका परस्ती की राजनीति पर आमादा है? सामना में आज कुछ इसी ओर इशारा किया गया है। देखिए, मोदी जी की जो लहर है देश भर में, हर वर्ग के नेतागण हो या राजनीतिक पक्ष हो या जनता हो, यानी कि आम जनता,
सभी जोड़ना चाहते हैं, समर्थन करना चाहते हैं। जी। जहां तक गठबंधन का सवाल है, महाराष्ट्र में हमारा गठबंधन है तो सिर्फ शिवसेना, आरपीआई और हमारी महायुति की, यहाँ कोई दो राय या दो मत नहीं हो सकता है। जहां लेकिन तक विश्लेषण शिवसेना का को सवाल है, बीजेपी की हर नियत एक पर बार-बार शक संपादक, क्यों हो रहा है, हर शाइना? एक- देखिए, हर एक राजनीतिक दल का ये हक जरूर बनता है कि हमारे नेता की जब प्रशंसा हो और हमारे नेता की जब समर्थन हो तो हम स्वाभाविक रूप से स्वागत करते हैं, ना सिर्फ कोई राजनीतिक दल से लेकिन आम जनता से भी। और इलेक्शन जीतने में आपको पता है कि ज्यादा से ज्यादा लोग जब जुट जाते हैं और जागरूक हो जाते हैं कि देश की प्रगति, भारतीय जनता पार्टी और एनडीए की सरकार बनेगी, तब स्थिरता मिलेगी, तब प्रगति होगी और तब आप अच्छा नेतृत्व देख सकेंगे। तो मैं मानती हूं कि जनता समझती है। जहां तक विश्लेषण का सवाल है, स्वाभाविक रूप से प्रजातंत्र में हमारे पक्ष में भी शायद 2-3 मत हो सकते हैं, शिवसेना में 2-3 मत हो सकते हैं, लेकिन जहां तक गठबंधन का सवाल है, हमारे राष्ट्रीय नेता हो राजनाथ सिंह जी हो, हमारे प्रभारी रूडी जी भी मिलके आए उद्धव जी को, हमारे प्रदेश के अध्यक्ष देवेंद्र फडणवीस जी जो अध्यक्ष हैं महाराष्ट्र में, उन्होंने भी यही कहा है कि हमारा गठबंधन बरकरार है। बात की तो दिक्कत है, जिस गठबंधन को या फिर जिस एनडीए के कुनबे को आप बढ़ाने की कोशिश में लगे हुए हैं, उसी पर शिवसेना सवाल खड़े कर रही है और इसका मैं जवाब लूंगी। हमारे साथ जुड़े हुए हैं प्रेम शुक्ला जी, लेकिन जयवीर शेरगिल भी बहुत देर से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। जयवीर, आप लोग तो खुश हो रहे होंगे कि शिवसेना और बीजेपी के भीतर ही इस वक्त लड़ाई चल रही है। शिप्रा जी, सबसे पहले तो हमें सबको समझना चाहिए कि भारतीय जनता पार्टी के लिए प्री पोल अलायंसेस एक नेसेसिटी है। वो जानती है उसकी पैन इंडिया प्रेजेंस कांग्रेस की तरह नहीं है, वो अकेले कांग्रेस का मुकाबला नहीं कर सकती। सर्दर्न और ईस्टर्न स्टेट्स में उनकी प्रेजेंस 0 है। आंध्र प्रदेश में पिछली बार 42 सीटें थी, ये 0 पे थे। वेस्ट बंगाल में 42 0, ओडिशा में 21 0, नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट। जयवीर, इस बार आप लोगों की हालत तो और ज्यादा खराब है। सर्वे तो 100 के आंकड़े तक ही कांग्रेस पार्टी को सीमित रख रहे हैं। आप उस पर मत जाइए। सवाल मेरा सीधा सा ये है कि बीजेपी और शिवसेना के बीच जो जंग छिड़ी हुई है, कांग्रेस पार्टी उसे किस लिहाज से देख रही है? देखिए, हम सिर्फ इसको एक बीजेपी की डेस्परेशन देख रहे हैं जी। सिर्फ विनेबिलिटी इनके लिए क्राइटेरिया है। इन्होंने अपनी आइडियोलॉजी पूरी तरह सेक्रीफाइस कर दी है। पार्टी के अंदर भी लड़ाई है, पार्टी के बाहर। जैसे शाइना जी ने कहा कि मोदी की लहर है 272 प्लस का जो भ्रम है, तो इनको ये उत्सुकता क्यों है प्री पोल अलायंस करने की? उद्धव जो कह रहे हैं वो सही कह रहे हैं। फैक्ट है, ये फैक्ट है। मोदी जी के आने के बाद बीजेपी सोशली जी जयवीर आते हैं। शाइना बताइए। मैं सिर्फ ये कहना चाहती हूँ, भारतीय जनता पार्टी और अपने अलायंस का एक ही लक्ष्य है और वो है ये भ्रष्ट कांग्रेस एनसीपी को दूर करना। और ना सिर्फ प्रदेश में लेकिन देश भर में। आज जो आप मानते हैं कि आपको जीत हासिल करनी है, तो ये समझना अवश्य है कि जो कांग्रेस को आपको दूर करना है तो ज्यादा से ज्यादा लोग इस लहर के साथ और मोदी जी के नेतृत्व के साथ जुट जाएं और समर्थन करें, तो इसमें कोई दो राय या दो मत नहीं हो सकती है। लेकिन दिक्कत तो यही है ना कि दुनिया को जिस बात को समझाने के लिए बीजेपी निकली हुई है, अपनी ही सबसे पुराने सहयोगी को नहीं समझा पा रही। 20 साल से हैं और लगातार रहते रहेंगे। जी, प्रेम शुक्ला जी को कैसे समझाएंगी? शाइना इसका जवाब मैं लूंगी, लेकिन प्रेम शुक्ला जी बीच में कुछ जोड़ना भी चाह रहे थे। और प्रेम शुक्ला जी, सीधा सवाल आप शाइना इनसे से भी पूछ सकते हैं और आपसे भी ये सवाल है, बार बार बीजेपी की नियत पर शक करके क्या आप एनडीए के गठबंधन को भी कमजोर नहीं बना रहे? नहीं, भारतीय जनता पार्टी के सारे नेतृत्व पर शक की कोई गुंजाइश नहीं है। किसके ऊपर शक है? राजनाथ सिंह जी, नरेंद्र मोदी जी, फडणवीस जी। नहीं, सुन लीजिए पूरी बात मेरी जी। उसके इन सबका बयान बहुत सही है, लेकिन जिस तरह से नरेंद्र मोदी जी के समर्थन के लिए मैं शाइना जी से जानना चाहूंगा, क्या महेश मांजरेकर जो छोटा शकील के बम कांड का आतंकवादी प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर छोटा शकील के फैन को वो तो एमएनएस का मामला हुआ ना, क्या राष्ट्रवाद के लिए उचित होगा? नरेंद्र मोदी जैसे व्यक्तित्व को जी उसका समर्थन जिस तरह से गडकरी जी ने तत्काल ले लिया, प्रेम शुक्ला जी, मैं मनसे की प्रवक्ता नहीं हूँ, मैं भारतीय जनता पार्टी की प्रवक्ता हूँ।
नहीं, मैं भाजपा से पूछ रहा हूँ। शुक्ला जी, मैं भारतीय जनता पार्टी से मेरा सवाल है शायना जी। क्या हम छोटा शकील के फैन का समर्थन मोदी जी के लिए लेंगे? तो इसलिए भारतीय जनता पार्टी को आपके शब्दों में कहना होगा कि हम इस तरह के तत्वों का समर्थन नहीं लेंगे। लेकिन शायना, इसी से जुड़ा हुआ एक सही सवाल कह ये रही भी हैं है, आप। इसलिए भारतीय जनता पार्टी को उच्चतम स्तर पर यह कहना पड़ेगा कि हम जो है इस तरह के लोगों का समर्थन नहीं लेंगे। मैं आती हूं प्रेम शुक्ला जी। 2009 के इलेक्शन को हम देखें तो 4-5 ऐसी सीट थी जिस पर एमएनएस ने बीजेपी के उम्मीदवारों को हरा दिया था। राम नाईक को 5000 वोटों से हार का सामना करना पड़ा था, जबकि जो एमएनएस का उम्मीदवार था उसे 1 लाख वोट मिले थे। यही वजह है कि नितिन गडकरी जाकर बार बार मनाने की कोशिश में लगे हुए हैं राज ठाकरे के। इस बात से इनकार कैसे करेंगी आप? देखिए, हम बहुत सारे ही सीट राम नाईक जी की बात कर रहे हैं, तो किरीट सोमैया का भी 3000 से हम हारे। लेकिन हम यहाँ कोई एमएनएस सुन लेते हैं आप विचारधारा का भी अंग है शायना। हम कोई एमएनएस की पैरवी नहीं कर रहे हैं। मैं भारतीय जनता पार्टी की प्रवक्ता हूं, एमएनएस की नहीं। उनके कौन उम्मीदवार है, उनकी क्या रणनीति है, उससे हमें कोई लेना देना नहीं। जहां हमारे शिवसेना भाइयों का सवाल है, जहां भी वो उम्मीदवार हैं, तो हम यानी कि भारतीय जनता पार्टी उनके साथ है। हमारे जो लोगोज हो, सिंबल्स हो, मोदी जी का जहां फोटोग्राफ का सवाल है, सब ये अलायंस में हमारी महायुति की अलायंस है शायना। लेकिन पर्दे के पीछे कुछ तो हुआ होगा ना, जिसके बाद राज ठाकरे ने साफ कर दिया है कि नरेंद्र मोदी को प्रधानमंत्री उम्मीदवार जी वो पसंद करेंगे जीतने के बाद। तो इसका जवाब तो बीजेपी को ही देना होगा। देखिए, बहुत सारे ऐसे विश्लेषण करने पे बहुत बार जवाब भी नहीं मिलते हैं जी कि कौन क्यों समर्थन कर रहा है। लेकिन जो हमारे अलायंस को फायदा हो रहा है और जो कांग्रेस की भ्रष्ट सरकार हम दूर कर सकते हैं, तो हमें सब एकजुट आके ये देखना है कि ज्यादा